And welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of UPSC Constitution Fundamental Right. Fine. So today we are going to know something about fundamental right. Fundamental right क्या है? Fundamental right कहाँ से आए? Fundamental right की ज़रूरत क्या है? Then also we will see global perspective. Global perspective से मतलब है कि fundamental right अमेरिका में है या नहीं है, और है तो उधर कैसा उसका बारे में सारी चीज़ें। अबाउट ब्रिटेन, ब्रिटेन मीन्स यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स का हम देखेंगे वहाँ पर फंडामेंटल राइट उनके पास है या नहीं है, और हैं तो किसके पास पावर दिए गए हैं, क्या पावर है वो। एंड देन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन फंडामेंटल राइट्स, मीन्स द फंडामेंटल राइट विच आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट क्या है, कैसे हैं, क्यों हैं। फाइन। फंडामेंटल राइट हम सबको पता है, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट when we got our constitution, जिस दिन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, दैट इज ऑन 26th of November 1949, जिस दिन ये बन गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, बट एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट। एक फंडामेंटल राइट आप सबको पता है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया, इसमें क्या था, दैट वी विल गोइंग टू सी लेटर, हम आगे पढ़ेंगे। फाइन। तो फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स। पहला कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी। पहला राइट टू इक्वेलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to cultural and educational right, right to religious freedom, and last right to constitutional remedies। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट हम देखेंगे हमारे पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 4A क्या है। 4A जहां पर लिखा है, 4A का मतलब है ये बाद में जोड़ा गया है, मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला था एट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग 22 पार्ट्स। हमें 22 पार्ट्स कब मिले हैं, बाद में अमेंडमेंट होते 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 हमने कुछ और पार्ट्स जोड़ दिए। पार्ट्स का मतलब है सेक्शन। तो ये बेसिकली सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4A। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट, जहां आर्टिकल 12 से हम आर्टिकल 35 तक देखेंगे। देन पार्ट 4 हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने DPSP पढ़ा है। DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जहां पर कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी के थॉट हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां जोड़े हैं, तो हमने कहां जोड़े हैं, इन आर DPSP, दैट इज पार्ट 4 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A बाद में जोड़ा गया है। इट टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज विच आर असाइंड टू द सिटीजन ऑफ अ नेशन। असाइंड का मतलब है ये ड्यूटीज हमने बोली है कि ये सिटीजन को करना चाहिए, ठीक है। बट इसके प्रति या इसके अगेंस्ट क्या नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जुडिशबल है या नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे क्या है। फाइन। तो हम पढ़ लेते हैं पार्ट 3, पार्ट 4, 4A talks though separate units concretize the lofty goals of justice, liberty, equality, fraternity and the dignity of the individual set out in a preamble। हमने सारी चीज हमने अपना प्रियम्बल पढ़ा था, मैंने आपको पहले एक वीडियो बना चुका हूं प्रियम्बल का, वो आप सारी चीजें देख लेना। जितने शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी एंड द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी हमारे प्रियम्बल में। और इस प्रियम्बल में जो हमने सारे वर्ड पढ़े हैं, इन सारों के मतलब हमारे इन तीनों चीजों में दिए हैं। इन तीनों चीजों में मींस इन आर फंडामेंटल राइट, इन द DPSP का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड पार्ट 4 दैट इज इन आर ड्यूटीज, ठीक है। Then imbued in the dominant theories of human rights, we may generally classify these 3 parts respectively। ये जो 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स को हम इन तीन तरीकों से भी बोल सकते हैं। पहला, नेगेटिव ऑब्लिगेशन। व्हाट डज इट मीन? नेगेटिव ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जब भी कभी देयर आर सम नेगेटिव वर्डिंग्स। जब भी हम पार्ट 3 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जब भी हम अपना पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनकी स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्डिंग है। नेगेटिव वर्डिंग मींस व्हाट? नेगेटिव वर्डिंग का मतलब नहीं कि गलत। नेगेटिव वर्डिंग मींस आप जब ये लाइन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव्ड यू और डिप्राइव द सिटीजन विद द इक्वलिटी। कभी भी आपका देश स्टेट का मतलब क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट हियर। द स्टेट विल नॉट टेक दिस फ्रॉम यू, द स्टेट विल नॉट डिप्राइव यू फ्रॉम द रिलीजियस फ्रीडम, द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दीज ऑल आर द वर्डिंग्स व्हिच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 जब हम पढ़ते हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट नॉट टू इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई भी का मतलब क्या है? स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन पर्सनल लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी। देन पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम पार्ट 4 देखते हैं, दैट इज द DSPS,
DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हम वो देखते हैं तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हमारे इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए जो जो स्टेटमेंट दिए, द स्टेट शैल बी, द स्टेट विल, ये जब लाइन आती है, These wording itself tells the positive obligation which are written in the part 4 of our Indian Constitution. जब हम part 4A पढ़ते हैं तो वहां पे सिंपल है, the duties which are assigned to the citizen of the nation, हमारे देश में रहने वाले लोगों की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, they are given in part 4. That's why मैंने लिखा the duties of individual to सोसाइटी एंड फेलो इंडिविजुअल। फेलो इंडिविजुअल मतलब आपके आने वाले लोग, आपके अलावा जो बाकी लोग हैं, आपके अलावा जो बाकी लोग उस शहर में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फेलो इंडिविजुअल। गेटिंग नाउ, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द नीड टू हैव फंडामेंटल राइट्स। भाई आपके देश में आपके पास फंडामेंटल राइट की जरूरत ही क्या है? पहले तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं मूल अधिकार, ये होते क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो सिंपल सी बात है, FRs मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule. Authoritarian and despotic rule का मतलब क्या है? Authoritarian और despotic rule का मतलब होता है एक राजशाही, एक king, authority, king, despotic like a dictator, means जो उनने कहा वही होगा, जो उनके मन में आया वो कर दिया, चाहे वो उस सिटीजन के अगेंस्ट हो चाहे उस सिटीजन के फेवर में हो, बस वो अपने बारे में सोचता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो होना चाहिए। कभी भी ये चीजें आए तो इसमें क्या होता है, देयर आर सर्टेन norms, there are certain rights which an individual should have, जिससे वो क्या कर सकता है, जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो भी उसके अंदर कैपेसिटी है, उससे वो 100% खुद को ग्रो कर सकता है। That's why there is a need कि आपके खुद के कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए आपके पास, जिससे आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार खुद को ग्रोथ कर सको, खुद का डेवलपमेंट कर सको। कोई भी आपको उस चीज में रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, आपके मन में जो आता है आप बोल सकते हो। हम आगे पढ़ेंगे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, इनको हमने लिमिट कहाँ किया है और लिमिट करने का अधिकार किसको है, क्या लेजिस्लेचर को है, क्या एग्जीक्यूटिव को है, क्या जुडिशरी को है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है। दिस ऑल वी विल गोइंग टू सी जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात पढ़ेंगे। फाइन, द फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट एज लिमिटेशंस on the tyranny of the executive and arbitrary law of the legislature। ये क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट लिमिट करता है कि भैया आपके देश का लेजिस्लेचर या आपके देश की एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसे काम ना करे जिससे आपके सिटीजन्स के पास से कुछ रूल्स या कुछ राइट्स चले जाएं। इसलिए यहां पर दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो आपके अधिकार को छीन ना पाए। समझ रहे हैं, वो मतलब कौन, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मींस कौन, द वन हु यूज्ड टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव आर द वन हु यूज्ड टू implement those laws, implement those policies, like the civil servants as well as the ministers. In short, they aim at establishing a government of law, not of man। मतलब फाइनली क्या होता है, ये जो हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, इट विल वर्क और इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉज। किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के अंदर काम करेगी। जो सपोज आई एम एन इंडिविजुअल, मेरे मन में जो है मैं वो करूँ, ऐसा नहीं है मेरे मन में है वो मैं करूंगा, बट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अंडर में रह के, उसके अंदर रह के ही मैं उस बारे में काम करूंगा। गेटिंग नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स? राइट्स का मतलब होता है एक लीगल एंटिटी बाय विच वी कैन क्लेम एनीथिंग। इसका मतलब होता है राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। एक लीगल एंटिटी होती है जिसे हम राइट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में राइट की डेफिनेशन ही होती है। अब राइट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हम हिंदी में कहते हैं संवैधानिक अधिकार, और जब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, इसको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक का मतलब होता है विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब होता है विच आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट लिखे होते हैं, दे आर टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लाइक अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वी हैव फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, देयर आर सम अदर राइट्स, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, जो किसमें दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में दिया है। यही था आर्टिकल 32 जो मैंने बताया था, नहीं बताया था, बता रहा हूं। आर्टिकल 32 में एक और फंडामेंटल राइट था जो 7वां राइट मैं बोल रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी। उसी को अलग करके हमने क्या कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी हमने 300A कर दिया था। मींस फंडामेंटल राइट से अलग करके एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था। ये क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। राइट टू इंटरस्टेट बिजनेस, ये दिया है आर्टिकल 301 में।
आर्टिकल 301 में है राइट टू इंटर स्टेट बिजनेस, आप दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस कर सकते हो, दैट राइट। क्या कैसा है हम आगे पढ़ लेंगे। ये सारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे होते हैं स्टैट्यूटरी राइट जो हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए हैं अलग से, जैसे राइट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हो, दिस इज स्टैट्यूटरी राइट। दूसरा राइट टू मैरी, राइट टू डिवोर्स, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा बट दीज आर सम बेसिक राइट्स जो हमारे लेजिस्लेचर ने हमें दिए। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सबको पता होगा 2005 में आया था, वही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज ग्लोबल पिक्चर। ग्लोबल पिक्चर मतलब ग्लोबली हम एस्पेक्ट्स देखेंगे ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अलग अलग देश में कैसे फंडामेंटल राइट्स होते भी हैं, नहीं होते हैं तो उनकी क्या चीजें हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो हम बेसिकली 3 कंट्री देखेंगे, एक इंग्लैंड, दूसरा यूएसए और तीसरा नो डाउट इंडिया हमारा, ठीक है। तो इंग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड, इन इंग्लैंड देयर इज नो कोड ऑफ फंडामेंटल राइट। इंग्लैंड में एज सच ऐसे कोई फंडामेंटल राइट दिए नहीं है व्यवस्थित तरीके से कि ये आपके फंडामेंटल राइट हैं, आपके मतलब द सिटीजन ऑफ दैट नेशन, उस देश में रहने वाले लोगों के कोई भी एज सच कोई फंडामेंटल राइट दिए नहीं है, फाइन। दूसरा, द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट इन इंग्लैंड मे बी सेड टू बी अ नेगेटिव in the sense that an individual has the right and freedom to take whatever action he likes। he का मतलब यहाँ पे he और she दोनों है, ठीक है। NCERT आजकल लिखती है he और she प्रमोट करने के लिए women empowerment, तो वहाँ पे वो दोनों चीजें हैं, फाइन। so long as he does not violate any rule of ordinary law of the land। ordinary law of the land का मतलब क्या है पहले सुनो। जब भी हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ का मतलब होता है वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने उस पर्टिकुलर कंट्री में बनाए हैं। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाती है, द वन हु इज टू मेक द लॉ। लॉ बनाने वाली बॉडी को लेजिस्लेचर कहते हैं, और जब भी कोई लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उसे ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं। यू कैन से इट इज लाइक एन स्टैट्यूटरी राइट जो कि हमारे लेजिस्लेचर ने बना के दिए हैं। तो यहां पर इंग्लैंड में क्या कहा जाता है कि भैया हर इंसान के पास राइट है कि उसे जो एक्शन लेना है वो ले ले, जो करना है उसकी जो विश है वो कर सकता है इन इंग्लैंड, बट वो तब तक वो काम कर सकता है जब तक वो किसी ऑर्डिनरी लॉ को वॉयलेट ना कर रहा हो। मतलब वहां की लेजिस्लेचर ने जो वहां पे कानून लॉ व्यवस्था बनाए हैं उन लॉ को अगर वो ब्रेक करता है देन वहां ही आपका वो फंडामेंटल राइट जो आप कुछ भी एक्शन कर सकते हो वो खत्म। गेटिंग, मतलब वहां पे मेन क्या है, लेजिस्लेचर, मींस लेजिस्लेचर ने जो रूल्स बनाए हैं वो सबसे ऊपर है रेदर योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट तो बेसिकली एज सच कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन उनको ये राइट है कि आपको जो काम करना है आप वो काम कर सकते हो, लेकिन कब तक वो आपके पास है, कब तक वो पावर आपके पास है, जब तक इंग्लैंड का जो ऑर्डिनरी लॉ है उस लैंड में, उस जमीन में जो ऑर्डिनरी लॉ लगते हैं उन लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते। जैसे ही वो लॉ वायलेट होंगे आपकी जो कुछ करने की जो पावर हमने दी है वो आपसे छिन जाएगी। गेटिंग। तीसरा, इन इंग्लैंड द कोर्ट्स हैव द फुलेस्ट पावर टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव टायरनी। द कोर्ट्स आर पावरलेस एज अगेंस्ट लेजिस्लेचर एग्रेशन अपॉन इंडिविजुअल राइट्स। क्या बोल रहा है वहां पे, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी के पास पूरे पावर है। कब बहुत पावरफुल होता है, कब, जब वहां का एग्जीक्यूटिव किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई टायरनी करता है। टायरनी का मतलब कोई क्रूअल या कोई डिस्पोटिक रूल चलाता है। एट दैट टाइम वहां पे जुडिशरी के पास आप जाओगे, जुडिशरी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। दे विल गोइंग टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। लेकिन जब बात लेजिस्लेचर की आती है कि अगर कोई लेजिस्लेचर अगेंस्ट है किसके, अगेंस्ट द सिटीजन, अगेंस्ट द इंडिविजुअल, देन देयर इज नो पावर इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी। मीन्स वहां पे सुपरमेसी किसकी है, दे हैव द सुपरमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री रूल, fine, in England there is a parliamentary rule. From there only we have adopted parliamentary rule in our country also। हम पढ़ते हैं ना parliamentary rule हमने कहाँ से सीखा है, कहाँ से लिया है, तो parliamentary rule हमने कहाँ से लिया है, by England। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब है the one who is to make the law। legislature, legislature का मतलब होता है the one who is to make the law। तो यहाँ पे लॉ बनाने वाली बॉडी जो है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे आता है हमारा जुडिशरी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मींस इन शॉर्ट अगर हम एक लाइन में बोले, देयर आर नो फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग अपॉन द लेजिस्लेचर इन इंग्लैंड। ऐसे कोई भी वहां पे फंडामेंटल राइट नहीं है जो लेजिस्लेचर के ऊपर या लेजिस्लेचर उनको मानने के लिए बाध्य हो।
बाउंड का मतलब होता है बाध्य, बाध्य का मतलब होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। फाइन। जैसे हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ इंडिया की बात करें, छोटे रूप में समझा रहा हूँ, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ अगर इंडिया में किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट को छीन लेता है तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो। एंड वी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आप जाओगे वो निर्णय, जो वर्डिक्ट आपको मिलेगा वो हमेशा आपके फेवर में होगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बचपन से ही पढ़ाया जाता है, कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ लिया होगा। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है आपके मूल अधिकार। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपसे चिपक गए, जिस दिन मरोगे उस दिन जल जाएंगे। ठीक है। नाउ देयर इज नो लॉ इन इंग्लैंड विच द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट, तो पार्लियामेंट का मैंने क्या बताया, वहां पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है इन इंग्लैंड। सो इंग्लैंड में अगर हम देखेंगे, देयर इज नो लॉ इन इंग्लैंड विच द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। वहां पे ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। मतलब बेसिकली बता रहे हैं पार्लियामेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वहां पे ना कर सके। जो लॉ उसको चेंज करना है वो कर सकता है, एंड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है। डी लोलमे साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। डी लोलमे सेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ मैन अ वेमेन एंड अ वेमेन अ मैन। मतलब वो सिर्फ एक ही चीज नहीं कर सकती कि लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बना देना, बाकी उसके पास सारे पावर है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से ब्रिटिश हैव द पार्लियामेंट्री डोमिनेंस और ब्रिटिशर्स हैव द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। ब्रिटेन में होता है। ठीक है। इन शॉर्ट देयर इज नो राइट विच मे बी सेड फंडामेंटल। मीन्स ब्रिटेन में ऐसे कोई भी राइट नहीं है जिसे हम कहें कि वो फंडामेंटल है इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस ऑफ द टर्म। फंडामेंटल का मतलब क्या है? जो आपसे कोई छीने ना, बेसिक। हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के देयर आर सर्टेन बेसिक प्रोविजन व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट आल्सो। तो वैसे ही यहाँ पे कोई फंडामेंटल रूल या फंडामेंटल राइट्स नहीं होते विच द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और विच द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। गेटिंग? ये बात थी कहाँ की? ब्रिटेन की। मींस ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट नहीं है। ब्रिटेन में कोई भी लॉ तब तक वैलिड है, कोई भी चीज, आपका कोई भी कृत, आपका कोई भी एक्शन तब तक वैलिड है जब तक वो कोई वहां का ऑर्डिनरी लॉ वायलेट नहीं करता। जैसे ही वहां पे कोई ऑर्डिनरी लॉ वायलेट होगा देन इट्स द लेजिस्लेचर ने जो भी पावर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वही वहां पे मैंडेटरीली फॉलो होंगे। गेटिंग? मींस पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। फ्रॉम देयर वी हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दी क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऐसे कोई भी देश जिसके नाम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के होते हैं वहां पे दा लगता है। सिंपल सी बात है, याद रखना। अंग्रेजी का है, इतना याद रखना है। ठीक है। द न्यूयॉर्क नहीं लगता, द इंडिया नहीं बोलते, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं? बता दिया। The framers of the US Constitution, framer मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, the framers of the Indian US Constitution were apprehensive of the tyranny not only from the executive but also from the legislature. US कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक बहुत अच्छी चीज रखी कि वहां पर ना ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों की टायरनी से बचाने के लिए क्या होता है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। टायरनी मतलब फिर से बता रहा हूं, वही द क्रूअल रूल बाय द गवर्नमेंट। फाइन। So the Americans Bill of Rights. Bill of Rights means the fundamental rights of America are called Bill of Rights. The Americans Bill of Rights is equally binding upon the legislature as upon the executive. What I'm saying? मतलब वहां पे जो बिल ऑफ राइट है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, वो सारे बिल ऑफ राइट दोनों पे बाइंड होते हैं। दोनों पे ही क्या होंगे? बाइंड होंगे। किन किन पे? चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, दोनों के ही क्या होंगे? बाध्य होंगे। दैट दे हैव टू फॉलो दोस लॉ। उसके अगेंस्ट वो कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे या कोई भी काम नहीं करेंगे। गेटिंग? मींस कोई भी वो लॉ वायलेट नहीं करेगा जो कि हमने सिटीजन्स को दिए हैं। Concept of judiciary supremacy as opposed to parliamentary supremacy means in USA we see जुडिशियल सुपरमेसी। मतलब वहां पे सुपरमेसी किसकी होगी? पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? तो वो पावर जुडिशरी के पास है। गेटिंग? नॉट ऑन द पार्लियामेंट्री। The court in the US are competent to declare an act of Congress. कांग्रेस क्या है? कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारे यहाँ है। इट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट गिवन टू द यूएस। यूएस की जो पार्लियामेंट है, यूएस की जो संसद है, उसे कांग्रेस कहा जाता है। अब मैं कांग्रेस बार बार नहीं कहूंगा। व्हेन आई यूज्ड टू
एक्सप्लेन अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स की जब बात करूंगा तो मैं यहाँ पे पार्लियामेंट ही बोल दूंगा, आप समझ जाना। लेकिन पार्लियामेंट वहाँ की क्या है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूएस, तो उसको कहा जाता है कांग्रेस, ठीक है। The court in the US are competent to declare an act of Congress that is by the legislature as unconstitutional. कोर्ट के पास राइट है कि कांग्रेस ने अगर कोई रूल बनाया है तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर सकता है on the grounds of contravention of any provision of the Bill of Rights. अगर वो लॉ जो उन्होंने बनाया है कांग्रेस ने, वो अगर बिल ऑफ राइट के अगेंस्ट है, then constitution, then judiciary of that country, judiciary of US void घोषित कर सकता है उसे। void मतलब कि ये रूल मान्य नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। Getting what I'm saying? हाँ, तो we have seen the constitutional, the fundamental right of America as well as of England. डिफरेंस क्या है? इन इंग्लैंड वी नो सुपरमेसी किसकी है, लेजिस्लेचर सुपरमेसी है, बट वी हैव सीन एंड यूएस दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मॉडल में हमने देखा दैट इज द जुडिशियल सुपरमेसी है वहाँ पर। मीन्स वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई चीज़ अगर चेंज हो रहा है, बेसिकली इंग्लैंड में तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, और जो भी उनको राइट दिए गए हैं वो राइट बेसिक राइट्स लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो कोई भी राइट को वॉलेट कर सकता है। लेकिन इन जुडिशरी इन अमेरिका वहाँ पे सिर्फ जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या नहीं। मीन्स देयर इज नो राइट गिवन टू द लेजिस्लेचर, फाइन। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एज ऑफ लाइक इंडिया यूनिक कंट्री, यूनिक फंडामेंटल राइट्स प्रोविजंस आते हैं, क्या है देख लेते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशंस फॉलो द अमेरिकन मॉडल रेदर देन इंग्लिश। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिकन मॉडल पे फॉलो करता है। अमेरिकन मॉडल मीन्स जुडिशरी कोई भी लॉ को वॉलेट नहीं कर सकती। कैसे? बट द पावर ऑफ जुडिशरी विज अवेज द लेजिस्लेचर, मतलब जुडिशरी के जो पावर दिए हैं लेजिस्लेचर की कंपैरिजन में, ठीक है, वो कैसे हैं? वीकर है अगर हम यूएस से कंपेयर करते हैं। मतलब इंडिया में जुडिशरी के पास जो पावर है लेजिस्लेचर के समकक्ष अगर माने या कंट्रोवर्शियल या अगेंस्ट माने, तो वो अमेरिका में जितने पावर दिए गए हैं उससे कम है। गेटिंग वाई द डिक्लेरेशन इन द अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, जो डिक्लेरेशन जो चीजें जो प्रोविजन बिल ऑफ राइट्स में दिए हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं वहां पे। एंड द पावर ऑफ द स्टेट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट हैड टू बी अवॉल्व्ड बाय द जुडिशरी। मतलब अगर किसी बिल ऑफ राइट में जो प्रोविजंस दिए हैं वो एब्सोल्यूट है, मतलब बिल्कुल फिक्स है, उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, अगर वो वेलफेयर ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट में कोई चीज़ जाती है, उस समय अगर वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ का जुडिशरी सिस्टम बस है जो चाहे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। एक्सेप्ट जुडिशरी नो वन हैव द राइट कि वो उसमें इंटरफेयर करे, नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। गेटिंग जुडिशरी के पास सिर्फ राइट है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, इन इंडिया दिस पावर हैव बीन एक्सप्रेसिवली कन्फर्ड upon the legislative by the constitution itself। हमारे देश की अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर दी। मतलब हमारे देश में किसके पास पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही पावर है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया है कि वो पावर हमने किस पे दे दी है? लेजिस्लेचर पे दे दी है। अगर कोई ऐसी चीज होती है कि जो हमारे कलेक्टिव सेंस पूरे इंडिया की बात करें, इंडिया की डेवलपमेंट को कोई अगर लॉ रोकता है तो वहां पर लेजिस्लेटिव उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। बतौर अगर लेजिस्लेटिव उस पर कोई निर्णय लेती है, कोई रूल बनाती है या उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोविजंस लाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और चीज कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो बोला है कि लेजिस्लेचर हैव द राइट, बट देयर इज आल्सो दे आर लीविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर जो उन्होंने कोई लॉ बना दिया है तो उसके लिए हम डायरेक्ट जुडिशरी के पास जा सकते हैं, मीन्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। गेटिंग, या कोई भी लॉ बना है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या नहीं है, ये जुडिशियल के पावर है, जुडिशियल के पास पावर है कि वो देख सके कि ये गलत है या सही है। अगर वो जुडिशियल जो भी लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को वॉयलेट नहीं करता है, तो उसे माना जाएगा, अनटिल अनलेस उसे वॉइड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलो? वॉइड मतलब नल, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Review in the hands of the judiciary to determine the reasonableness of the restriction imposed by the legislature। legislature ने जो भी लॉ बनाया है वो रीजनेबल है या नहीं है।
गेटिंग, देन ओनली वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अनटिल अनलेस नहीं किया जाएगा और उसे वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल एस्पेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, इतना ही था। इसके बाद हमें सीधे स्टार्ट करना है आर फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 35 तक पढ़ना है। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम वो सारी चीज करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, सून वी नो कि एक नोटिफिकेशन आ गया है प्रीलिम्स 2020 का, एमपीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं। तो सून फ्रॉम टुमारो ओनली और फ्रॉम टुडे ओनली मैं जल्दी से जल्द उनके वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। पूरा का पूरा एमपीपीएससी उसमें कवर करेंगे हम, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सारा का सारा कंटेंट मैं यूट्यूब चैनल, इसी चैनल में डालूंगा। उसका नाम होगा मिशन एमपीपीएससी 2020। तो होप आप लोगों को पसंद आएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।